Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Foundation Day of Indian National Congress, and this topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian history point of view. Indian National Congress जो आज के टाइम में जो देश की जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, लार्जेस्ट सिंगल अपोजिशन पार्टी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस. इट वाज क्रिएटेड ऑन 28 दिसंबर 1885 और इस कारण से 28 दिसंबर इज कंसिडर्ड एज फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. 1885 में बनाया गया था, इस कारण से इस साल इसका 138th फाउंडेशन डे है. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेड ए पिवोटल रोल इन India's independence. It played an important role in Indian national movement, and that is why 28 दिसंबर के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है, जहाँ पे अलग अलग जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे. जो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है बताता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था बाय एन इंग्लिश ब्यूरोक्रेट A.O. ह्यूम. तो इसको लेकर के भी काफ़ी सारे थ्योरीज हैं कि आखिर एक इंग्लिश ब्यूरोक्रेट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी को क्यों कंस्ट्रक्ट कराया, जिसमें इंडियन लीडर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, उनको अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जा रहा था. तो इसको लेकर के जो सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी है उसका नाम है सेफ्टी वाल्व थ्योरी. इस सेफ्टी वाल्व थ्योरी के हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज टू एक्ट एज ए सेफ्टी वाल्व, जहाँ पे लीडर्स, इंडिया के लीडर्स आते, अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करते, वापस घर जाते. जैसे कैसे प्रेशर कुकर के ऊपर सेफ्टी वाल्व लगा रहता है, जब अंदर स्टीम बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाए तो सेफ्टी वाल्व उस स्टीम को रिलीज होने देता है, जिसके कारण अंदर का प्रेशर रिलीज हो जाता है और जिस कारण से किसी भी तरह से एक्सप्लोजन से बचा जा सकता है. ठीक वैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज टू एक्ट एज ए सेफ्टी वाल्व, जहाँ पे लीडर्स अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर सकते थे और फिर उनका गुस्सा कम हो जाता और इस तरीके से कोई लार्जर रिवॉल्यूशन से बचा जा सकता था. द काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट ब्रिटिशर्स हैड सीन इन 1857. किसी भी इंसान को बोलने का मौका दे दिया जाए, वो 4 गालियां दे करके चुप हो जाएगा, उसके अंदर का गुस्सा निकल जाएगा. लेकिन अगर आप उसको बोलने का मौका नहीं देंगे तो ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है. दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड सेफ्टी वाल्व थ्योरी. और ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थ्योरी है बिहाइंड एक्सप्लेनिंग कि वाई अन इंग्लिश ब्यूरोक्रेट हेल्प्ड इन क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसके सबसे बड़े सपोर्टर या प्रोपाउंडर रहे हैं लाला लाजपत राय जी. लेकिन क्रिटिक्स भी हैं, कुछ लोग इस सेफ्टी वाल्व थ्योरी को क्रिटिसाइज भी कहते हैं. जैसे विलियम वेदरबर्न सेज कि नो, A.O. ह्यूम वाज an English bureaucrat of course, but he was a liberal thinker as well. He supported the idea of liberty and that is why he helped in creation of Indian National Congress, ताकि इंडिया के जो लीडर्स हैं उनको अपनी ओपिनियन को रखने का मौका मिले इन अ लिबरल मैनर. जो भी हो, अब इट ऑलवेज रिमेन्स ए मैटर ऑफ डिबेट कि आखिर एक इंग्लिश ब्यूरोक्रेट ने क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाने में मदद की. देखते हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. जो पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दैट वाज हेल्ड इन मुंबई. उस टाइम में वो बॉम्बे हुआ करता था, एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज. पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे W.C. बैनर्जी, वो उमेश चंद्र बैनर्जी जी. सेकंड सेशन हेल्ड इन कोलकाता 1886, जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी. थर्ड सेशन 1887 में, इसके प्रेसिडेंट सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, वॉज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. फोर्थ सेशन इन 1888 इलाहाबाद, प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल, एंड दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वॉज एन इंग्लिश प्रेसिडेंट. और भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं. 1896 में पहली बार नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी. 1907 में सूरत के अंदर जो सेशन हुआ, वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर एक स्प्लिट देखा गया. ये स्प्लिट वाज बेसिकली बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो नए एज के लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, इनको हम लोग बेसिकली 3 लोग थे, लाल बालपाल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद द अप्रोच ऑफ द लीडर्स ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस, जिनको मॉडरेट्स कहा गया है.
एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि मॉडरेट्स का काफ़ी लेड बैक अप्रोच है, दे बिलीव इन द अप्रोच ऑफ प्रेयर पेटिशन एंड विच इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, और इस कारण से दोनों के बीच में काफ़ी डाइवर्जेंस क्रिएट हुई एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू स्प्लिट इन कांग्रेस विच इज़ नोन बाय द नेम सूरत स्प्लिट। 1915 में वापस से मर्जर भी हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग भी हुई। 1925 कानपुर सेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू जी, वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सूरत स्प्लिट पे यूपीएससी ने 2016 में ये सवाल पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about dispute resolution amongst states of India. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. So current context क्या है? देखिए current context is associated with the Belagavi dispute between Maharashtra and Karnataka. 7 दिसंबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने इस डिस्प्यूट को डिटेल में कराया था, जहां मैंने आपको बताया था कि ये जो रीजन है बेलागावी, कर्नाटका इसको बेलागावी कहता है, महाराष्ट्र इसको बेलगांव कहता है। यहाँ पे कुछ मराठी और कन्नड़ स्पीकिंग दोनों ही तरह के लोग रहते हैं। दिस टेरिटरी इज डिस्प्यूटेड बिटवीन दीज टू स्टेट्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। कर्नाटका के अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, बट कई दफ़ा डिस्प्यूट्स होते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ बेलागावी या बेलगांव रीजन। पहले तो इसको बेलगांव ही कहा जाता था, बाद में कर्नाटका ने 2014 में इसका नाम बदल करके कर दिया बेलागावी। तो हाल फिलहाल में ये जो डिस्प्यूट है बेलगावी या बेलगांव का डिस्प्यूट है बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। दोनों ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज बैक टू बैक रिजोल्यूशंस पास कर रहे हैं। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली रिजोल्यूशन पास कर रहा है कि बेलगावी और बेलगांव को महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर देना चाहिए, जबकि कर्नाटका कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, और इसके लिए दोनों ही स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली रिजोल्यूशंस पास कर रही हैं। तो ये सब तो हम जानते ही हैं। ये बेलगावी डिस्प्यूट मैं करा चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज का ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, ये डिस्कस कर रहा है कि हाउ द डिस्प्यूट्स अमंग्स द स्टेट्स आर रिजॉल्व्ड इन इंडिया। अगर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट है, इसको रिजॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं। तो मेनली 3 तरीके हैं इस तरह के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने का। एक तो है कि जब सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट मीडिएटर का रोल प्ले करे, जैसे इस केस में भी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी वो एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने दोनों ही स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को कहा है कि वो मिल करके एक 6 मेंबर की टीम बनाएं जो इस बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए काम करे। इस तरह से पहले भी सेंटर ने कई सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कराए हैं स्टेट्स के बीच में वाइल प्लेइंग ए रोल ऑफ मीडिएटर। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में उन्होंने मीडिएटर का रोल प्ले किया। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, उसमें उन्होंने मीडिएटर का रोल प्ले किया था 1978 में। अभी भी कई सारे स्टेट्स के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो कई सारे ही हैं, आसाम से रिलेटेड तो लगभग सारे ही नेबरिंग स्टेट्स के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। उसके अलावा कर्नाटका महाराष्ट्र है ही, लद्दाख हिमाचल का बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो इस तरह से कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑलरेडी ऑनगोइंग हैं एज पर होम मिनिस्ट्री। दूसरा तरीका है स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का, वो है जुडिशियल रिड्रेसल, यानी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर ले जाया जाए तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो 2 स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मेंशन किया गया है आर्टिकल 131 में। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब ये मामला सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। तो इसको कहा जाता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स दैट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट। जैसे कि कोई डिस्प्यूट हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या और स्टेट्स या मोर देन वन स्टेट, कोई अगर डिस्प्यूट हो तो दिस इज़ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये मामला सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट और मोर देन वन स्टेट्स ऑन वन साइड एंड स्टेट्स और मोर देन वन स्टेट्स ऑन द अदर साइड्स एज वेल। सरल भाषा में कहें तो एक तरफ भारत सरकार और उसके साथ कुछ स्टेट्स हों और दूसरी तरफ कुछ और स्टेट्स हों, इस तरह के डिस्प्यूट हों। या फिर तीसरा ग्राउंड है जहाँ पे 2 डिस्प्यूटिंग पार्टी अलग अलग स्टेट्स हों जो पर्टिकुलर
केस है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कर्नाटका और महाराष्ट्र का। तो ये तीनों तरह के जो भी डिस्प्यूट हैं जिसमें भारत सरकार या स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है या स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, ये मामला कहा जाता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकती है अंडर आर्टिकल 131। सुप्रीम कोर्ट के कितने तरह के ज्यूरिडिक्शन हैं वो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी कि मामला सिर्फ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देखा जा सकता है, वो है आर्टिकल 131। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन 143, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में रेफरेंस कर सकते हैं या रेफरेंस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का फॉर हैविंग क्लैरिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। Law declared by Supreme Court are binding on all the courts of India, that is its jurisdiction guaranteed under Article 141. Supreme Court acts as court of record, मतलब जो उसने आदेश दे दिए it is going to be a guideline for other courts या फिर for the successive benches of the Supreme Court itself. तो इसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड guaranteed under Article 129. It is highest court of appeal, यानी कि इसके ऊपर आप किसी और कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। And writ jurisdiction, Article 32. Method of safeguarding all other fundamental rights is itself a fundamental right guaranteed under Article 32, where one can directly move to the Supreme Court in case of violation of some of the fundamental rights. तो ये सारे jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें से ओरिजिनल jurisdiction है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। और इस पर्टिकुलर केस में जैसे एक डिस्प्यूट देख रहे हैं आप कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में, इसको सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व कर सकता है। दैट कुड बी द सेकेंड वे थ्रू विच सच डिस्प्यूट्स कुड बी रिजॉल्व्ड। और थर्ड तरीका है इंटर स्टेट काउंसिल बनाने का। तो इंटर स्टेट काउंसिल का भी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 263। तो आर्टिकल 263 कहता है कि जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनको कुछ स्टेट्स का मिला करके एक काउंसिल बनानी चाहिए टू रिजॉल्व सर्टेन डिस्प्यूट, तो उस केस में प्रेसिडेंट इस तरह के काउंसिल को बना सकते हैं जिसको कहा जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल। तो देखते हैं आर्टिकल 263 में एग्जैक्टली लिखा क्या है। इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड by the establishment of a council charged with the duty of inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between states, investigating and discussing subjects in which some issues between union and states, it shall be lawful for the president or by order to establish such council. सरल भाषा में जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिसके लिए स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट को मिला करके काउंसिल बनानी चाहिए, तो आर्टिकल 263 के अंतर्गत प्रेसिडेंट इस तरह का काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिसको कहा जाएगा इंटरस्टेट काउंसिल। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरस्टेट काउंसिल इज नॉट ए परमानेंट बॉडी। जब जब प्रेसिडेंट को लगेगा कि ऐसी कोई बॉडी बनाई जानी चाहिए तब तब वो बना सकते हैं फॉर सर्टेन मैटर्स, और एक बार जब वो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा देन अगेन दैट काउंसिल विल गेट डिसॉल्व्ड। तो ये लिखा था आर्टिकल 263 में। पहली बार इंटरस्टेट काउंसिल बनाया गया 1990 में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन ऑफ 1983 ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशंस पे बनाई गई 1983 में, और इसने रिकमेंड किया कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाए जिस काउंसिल में सारे स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर के फैसला लें कि सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से रिलेशन मेंटेन हो ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। तो पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल बनी 1990 में, वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे। दिस इंटरस्टेट काउंसिल वॉज क्रिएटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। बनाया गया था बाई प्रेसिडेंट बट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। उसके बाद कई सारी इंटरस्टेट काउंसिल बनी। आप देख रहे हैं 2019 में भी लास्ट टाइम इंटरस्टेट काउंसिल बनी थी। तो तीसरा तरीका स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का यही है कि एक इंटरस्टेट काउंसिल बना दी जाए और जितने भी ऑन गोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको बैठ करके सारे स्टेट्स के साथ मिल करके रिजॉल्व कर लिया जाए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स ऑफ इंडिया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑफ इंडिया, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और ज़्यादा क्वालिफाई करें इस स्टेटमेंट को तो फार्मेसी ऑफ द पुअर वर्ल्ड।
अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पे लोग ब्रांडेड मेडिसिन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे इंडिया की जो कंपनियाँ हैं, फार्मेसी कंपनियाँ, वो जेनेरिक ड्रग सप्लाई करती हैं एंड दे एक्ट एज लाइफ सेवर। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम। बाय वैल्यू तो थोड़ा पीछे हैं, हम 11-12वें नंबर पे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज भी जेनेरिक ड्रग्स ज़्यादा बनते हैं और ब्रांडेड ड्रग्स अभी भी कम बनते हैं एज कम्पेयर टू कंपनीज ऑफ यूरोप और कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो जेनरिक ड्रग्स का मतलब आपको पता होगा। जेनरिक ड्रग्स का मतलब वो होता है कि वो दवाइयाँ जो किसी पेटेंट के अंतर्गत प्रोटेक्टेड नहीं है, वो हो गई जेनेरिक ड्रग्स। जबकि ब्रांडेड ड्रग्स वो हो गई वो दवाइयाँ जो किसी पेटेंट के अंतर्गत प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि जिसकी टेक्नोलॉजी या जिसका जो कॉम्बिनेशन है, इंग्रेडिएंट है, वो कोई और कंपनी कॉपी नहीं कर सकता। उनको हम लोग कहते हैं ब्रांडेड ड्रग्स। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम, 12 और 13 लार्जेस्ट बाय वैल्यू। तो ये सब डेटा अगर याद रखेंगे तो आपको आंसर लिखने में मदद मिलेगी कि टोटल फार्मा एक्सपोर्ट्स इन द ईयर 2020-21 वाज अबाउट $25 बिलियन। इंडिया इज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनेरिक मेडिसिन्स विथ अबाउट 20% शेयर द वर्ल्ड ग्लोबली। जेनेरिक का मतलब मैंने आपको बता दिया था, नॉन ब्रांडेड ड्रग्स या दूसरे शब्दों में नॉन पैटेंटेड ड्रग्स, जो सस्ते दामों के ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स से यहाँ मेरा मतलब है दवाइयाँ, मेडिसिन्स। तो जो ब्रांडेड या पेटेंट प्रोटेक्टेड नहीं होते वैसे ड्रग्स में हमारा काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर है, 20% के आसपास। एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, रादर फार्मेसी ऑफ द पुअर वर्ल्ड। जहाँ पे लोग ब्रांडेड ड्रग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ हम लोग जेनरिक ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जैसे कि कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अब हम जरा समझते हैं कि आखिर इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना कैसे, कैसे इंडियन कंपनीज बिकेम लीडर इन फार्मेसी। तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट पेटेंट्स, और फिर जाकर के हम समझ पाएंगे कि हाउ इंडिया बिकेम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, पेटेंट होता है एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेक्निकल इन्वेंशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब होता है क्रिएशन ऑफ माइंड। ध्यान से देखिएगा इस इमेज से। इस इंसान ने मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी बना दी। अब ये नई टेक्नोलॉजी, ये जैसे ही इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से कोई अपना प्रोडक्ट लेकर के आएगा मार्केट में, लोग इसको कॉपी कर लेंगे। तो जैसे ही लोग कॉपी कर लेंगे, इस इंसान का जो एडवांटेज था इस टेक्नोलॉजी को बनाने के पीछे, वो तो चला जाएगा। लोग कॉपी कर लेंगे और खुद अपना अपना प्रोडक्ट बना करके बेचेंगे। इस इंसान ने जो वक्त लगाया, जो पैसा लगाया इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इसके पीछे R&D करने में, वो सब तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए, और उस केस में फिर क्या होगा, कोई भी इंसान R&D करना ही नहीं चाहेगा, कोई भी इंसान वक्त नहीं लगाएगा, पैसा नहीं लगाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। तो लोगों के जो भी इस तरह की नई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर कॉन्सेप्ट लाया गया पेटेंट का, कि आपने नई टेक्नोलॉजी बना दी, अब जा करके आप इसको पेटेंट करा लीजिए। एक बार अगर आप इसको पेटेंट करा लेते हैं, तब कोई भी तीसरा इंसान इसको कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर उसको इसको कॉपी करना भी है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, तो पहले वो आपसे परमिशन लेगा और आपको वो चार्जेस देगा, फीस देगा, जिसको कहा जाता है रॉयल्टी। और जब आप उसको परमिशन देंगे, तभी जा करके वो आपकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके कॉमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन कर पाएगा। ये होता है पर्पस ऑफ पेटेंट। और पेटेंट दिया जाता है ताकि किसी भी नई टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जा सके फॉर इट्स ओरिजिनल क्रिएटर। तो इस तरीके से पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी जाती है। अभी मेडिसिन्स के अंदर भी पेटेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई ऐसी मेडिसिन बना दी है जिससे किसी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज हो सकता है, तो फिर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी इस मेडिसिन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको जाकर के पेटेंट करा सकती है। पेटेंट करा लेने के बाद कोई भी दूसरी कंपनी उसको सीधा सीधा कॉपी नहीं कर पाएगा। लेकिन पेटेंट में भी दो टाइप्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल पेटेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे इस फार्मेसी के वर्ल्ड में पेटेंट दो टाइप का हो सकता है, प्रोसेस पेटेंट एंड प्रोडक्ट पेटेंट। जैसे इस फार्मा कंपनी ने जो प्रोसेस अपना करके ये प्रोडक्ट बनाया, अब क्या हम इस प्रोसेस को इस कंपनी का मानेंगे और
अगर हमने प्रोसेस को इस कंपनी का माना और प्रोसेस को पेटेंट कर दिया इस कंपनी के लिए, तो इसका मतलब कोई और दूसरी कंपनी ये प्रोसेस को अडॉप्ट करके ये प्रोडक्ट नहीं बना सकती। लेकिन ये प्रोडक्ट को देख करके दूसरे प्रोसेस से इस प्रोडक्ट को जरूर बनाया जा सकता है, अगर हमने प्रोसेस पेटेंट दिया तो इस फार्मास्यूटिकल कंपनी को। तो प्रोसेस पेटेंट इज ग्रांटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस एंड नॉट टू द एंड प्रोडक्ट। तो मान लीजिए कि हमने प्रोसेस पेटेंट दिया, तो इसका मतलब यह है कि कोई दूसरी कंपनी इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये प्रोडक्ट जरूर बना सकती है। तो अब करना क्या है, आप ये प्रोडक्ट ले आइए मार्केट से, रिवर्स इंजीनियरिंग करके कोई दूसरा तरीका निकाल करके ये प्रोडक्ट बना दीजिए, हो जाएगा काम। और इंडियन सरकार ने, भारत सरकार ने जब ओरिजिनली पेटेंट को लेकर के कानून बनाया 1970 में, तो वहाँ पे हमने दिया प्रोसेस पेटेंट। तो यूरोप में या अमेरिका की जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ थीं, वो बेचारी कोई नया मेडिसिन लेकर के आती थी। इंडिया में जैसे ही वो मेडिसिन आता था, हम लोग क्या करते थे, इंडिया की सरकार जो इनको प्रोसेस पेटेंट दे देती थी कि ठीक है आपका प्रोसेस का इस्तेमाल करके कोई भी इसको प्रोडक्ट को नहीं बनाएगा। लेकिन इंडियन कंपनियां इस प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदती थी, इस दवाई को रिवर्स इंजीनियरिंग करके कैसे ना कैसे दूसरा तरीका जरूर निकाल लेती थी जिससे इस सेम प्रोडक्ट को बनाया जा सके। और फिर वो उस प्रोडक्ट को बनाते थे और सस्ते दामों पे बनाते थे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने काफ़ी सारा R&D करके, इस तरह की कंपनियों ने काफ़ी सारा R&D करके और ये प्रोडक्ट बनाया है और प्रोसेस को पेटेंट कराया है। तो ये प्रोडक्ट जो पेटेंटेड प्रोडक्ट हुआ, जिसके अंदर प्रोसेस पेटेंट है, वो कहा जाएगा ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन महंगा होगा क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा R&D लगा है, लेकिन इंडियन कंपनियां इसी चीज़ को रिवर्स इंजीनियरिंग करके दूसरे प्रोसेस से बना देती थी और सस्ते दामों पे बना देती थी, और उनको कहा जाता था जेनेरिक ड्रग्स। और फिर वो जेनेरिक ड्रग्स हम लोग दुनिया के गरीब देशों में, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बेच बेच करके ज़्यादा पैसे कमाते थे, जबकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां ब्रांडेड ड्रग्स वहाँ पे बेच नहीं पाते थे। जो चीज़ 1000 रुपये में मिल रही है, वही प्रोडक्ट, वही कॉम्पोजिशन बस आपको 100 रुपये में मिले या 10 रुपये में मिले, तो नेचुरली आप 10 रुपये वाला खरीदेंगे। तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में वैसे भी गरीबी है, तो वहाँ के लोगों ने इंडियन कंपनियों के जेनेरिक ड्रग्स को खरीदना शुरू किया। दिस इज हाउ इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज गॉट अ लॉट ऑफ एडवांटेज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस पेटेंट अलाउड अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। तो सिर्फ प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस इस कंपनी के लिए रजिस्टर कर दिया जाता था, हम लोग कोई दूसरा प्रोसेस लेकर के सेम प्रोडक्ट बना करके बाकी जगहों पे बेचते थे। लेकिन बाद में अमेरिका, यूरोप के देशों में, वहाँ की सरकारों के दबाव में फिर भारत सरकार ने इस इंडियन पेटेंट एक्ट को 2005 में जाकर के बदला। इंडियन पेटेंट एक्ट वाज अमेंडेड इन 2005 वेयर वी स्विच्ड फ्रॉम प्रोसेस पेटेंट टू प्रोडक्ट पेटेंट। तो तब से हम लोग प्रोडक्ट पेटेंट दे रहे हैं, लेकिन तब तक हमारे देश की जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी, जैसे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी या सन फार्मा, ये काफ़ी मजबूत हो गए थे। अब हम खुद का R&D भी कर लेते हैं, खुद काफ़ी सारे जेनरिक मेडिसिन भी बना लेते हैं, और जिस कारण से आज भी हम लोग एक लीडर बने हुए हैं इन एक्सपोर्ट ऑफ जेनरिक मेडिसिन। तो आप मान सकते हैं कि इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970, जहाँ पे प्रोसेस पेटेंट दिया जाता था ब्रांडेड मेडिसिन को, दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अलाउिंग इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू बिकम वर्ल्ड लीडर। आज के टाइम में इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियां थोड़ा बहुत स्ट्रगल फेस कर रही हैं। मेन जो प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर वो है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ कम बनते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API आर दोज components of medicines that give थ्योरेपेटिक इफेक्ट। मतलब किसी भी दवाई को बनाने के पीछे 2 कंपोनेंट लगता है। एक होता है API, जिससे असल में उस पर्टिकुलर मेडिसिन की इफेकेसी आती है। मान लीजिए कि हेडेक है, तो हेडेक कम करने के लिए जो असल में इंग्रेडिएंट चाहिए उसको कहा जाता है API। लेकिन सीधा सीधा तो ये इंग्रेडिएंट आप पूरा पूरा कंज्यूम नहीं कर सकते ना, तो इसको मिक्स करके दिया जाता है विथ सम पाउडर, जिसको कहा जाता है एक्सीपिएंट, और दोनों को मिला करके बनाया जाता है इस तरह का मेडिसिन। हमारे देश में API प्रोडक्शन ज़्यादा होता नहीं। इंडिया इज़ मेनली डिपेंडेंट अपॉन चाइना फॉर इम्पोर्ट ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये एक मेजर वीकनेस है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियों की, जिसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने कई सारे अप्रोच लिए हैं। जैसे बल्क ड्रग्स पार्क बनाया गया हमारे देश में, वेयर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर बीइंग क्रिएटेड, जहाँ पे इंडियन बल्क ड्रग इंडस्ट्रीज डेवलप की जाएंगी, जहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाए जाएंगे।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया जा रहा है हमारे देश में, जिसमें विदेशी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है, या देश के हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं फार्मास्यूटिकल के उनको इंसेंटिवाइज कर रही है सरकार कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स की छूट मिलेगी। ये है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये है फार्मास्यूटिकल सेक्टर का अभी तक का लेखा जोखा। अभी करंट न्यूज़ फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 2 मेजर इवेंट्स हो गए हैं जो इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। इसी कारण से हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि आने वाले टाइम में अब आप उम्मीद कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे सवाल आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश के फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स कंपनियां काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं वर्ल्ड वाइड, खासकर पुअर देशों में काफ़ी ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं, उससे ज़्यादा काफ़ी फॉरेक्स रिजर्व भी हम कमाते रहे हैं। लेकिन 2 इवेंट हुए हैं 2 महीनों में। पहले अक्टूबर में ही, इसी साल अक्टूबर में 66 चिल्ड्रेन डाइड इन गैम्बिया आफ्टर टेकिंग कफ सिरप फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया की हरियाणा बेस्ड कोई कंपनी थी, फार्मेसी कंपनी, उसने ऐसा कफ सिरप बनाया जो टॉक्सिक निकला, जिससे 66 बच्चों की 66 चिल्ड्रन डाइड इन गैम्बिया। ये एक इवेंट हुआ। इसको लेकर के CSDO जांच कर रही थी, हमारे देश की सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो जांच कर ही रही थी। तब तक एक दूसरा इवेंट हो गया। अभी न्यूज़ निकल के आ रहा है कि उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की डेथ हो गई है आफ्टर टेकिंग इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप। इससे इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनकी रेपुटेशन पे काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचने वाला है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ सेटबैक। अभी उज्बेकिस्तान से जो खबर आई है उसके हिसाब से वो यहाँ पे जो इंडिया से कफ सिरप भेजा गया था उज्बेकिस्तान में, उन कफ सिरप में इथिलीन ग्लाइकोल मिला है। इथिलीन ग्लाइकोल टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। इथिलीन ग्लाइकोल वैसे तो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, अल्कोहलिक कंपाउंड होता है, बट इट कैन बी फैटल इफ़ कंज्यूम्ड, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। स्वीट टेस्टिंग सिरपी विस्कस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये इसके बेसिक कंपोजिशन है। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड में होता है, विस्कस लिक्विड है, थिक लिक्विड है, स्वीट टेस्टिंग है, लेकिन फैटल हो सकता है, टॉक्सिक होता है ये। एथिलीन ग्लाइकोल का मेनली इस्तेमाल किया जाता है एंटी फ्रीज की तरह। एंटी फ्रीज मतलब अगर थोड़ा बहुत पेट्रोल में मिला दिया जाए तो वो पेट्रोल को जमने नहीं देता है। जैसे कई सारे जो ठंडी वाली जगह हैं रसिया के अंदर या फिर आर्कटिक रीजन में, तो वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल के अंदर के जो फ्यूल होते हैं वो जम जाते हैं। तो उनको जमने से बचाने के लिए कभी कभार थोड़ा बहुत एथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया जाता है, जिससे उनकी फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाती है और वो जल्दी जमते नहीं हैं। उसके अलावा एथिलीन ग्लाइकोल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीएस्टर फाइबर्स। तो एथिलीन ग्लाइकोल न्यूज़ में आया है क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल मिला है कफ सिरप में, जिसको कंज्यूम करके उज्बेकिस्तान में बच्चों की डेथ हुई है। इसलिए एथिलीन ग्लाइकोल से रिलेटेड हो सकता है प्रीलिम्स में सवाल पूछ ले। तो ये फैक्चुअल चीज़ें ध्यान में रखिएगा एथिलीन ग्लाइकोल से रिलेटेड। पेटेंट से रिलेटेड यूपीएससी ने 2019 में सवाल पूछा था। ये था वो सवाल, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत हिंट्स लगेगा, इस हिंट्स को आप पढ़ करके इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 26th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट साल में 2 बार आरबीआई रिलीज करती है। इट्स अ बाई एनुअल रिपोर्ट, जिसमें हमारे देश के जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर, वो कितना रोबस्ट है या कितना वल्नरेबल चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। इसमें बैंकिंग सेक्टर या बाकी सारे जो एनबीएफसीज वगैरह हैं उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड, एनपीए कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना हो सकता है, ये सब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। करंट न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने 26th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें 2 मेन बातें हैं और दोनों ही पॉजिटिव न्यूज़ है अबाउट इंडियन इकोनॉमी। पहला है हमारा ग्रॉस एनपीए काफ़ी हद तक कम हो गया है, 7 ईयर लो पे पहुंच गए हैं, तब इट इज़ अ गुड न्यूज़। ओवरऑल ग्रॉस एनपीए हैज़ कम डाउन टू 5% इन सितंबर 2022। तो थोड़ा लैग के साथ ही आता है, 1 क्वार्टर के लैग के साथ ही आता है ये फिस्कल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ग्रॉस एनपीए हैज़ कम डाउन टू 5%, जबकि कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR
For 46 major bank, it is as high up to 15.8%. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मतलब बैंक के पास कितना अलग से वेल्थ है या कैपिटल है। जितना ज़्यादा उनके पास वेल्थ है या कैपिटल होता है उसका मतलब बैंक्स उतने ही स्ट्रांग हैं, सुरक्षित हैं। तो हमारे देश के 46 मेजर बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लगभग 15.8% है, विच इज़ वे हाइयर दैन द रिक्वायर्ड कैपिटल विच इज़ समवेयर क्लोज टू 9%। तो दोनों ही न्यूज़ पॉजिटिव हैं अबाउट इंडियन इकोनॉमी। एनपीए कम हो गया है और बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज़्यादा है, कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो ज़्यादा है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। फ्यूल सेल से रिलेटेड ये सवाल था। मैंने कहा था कॉमन सेंस और एक्सक्लूजन मेथड से हो जाएगा। तो आप देखिए फ्यूल सेल में आपको एक बात समझनी चाहिए कि फ्यूल सेल से डायरेक्ट करंट आता है, ऑल्टरनेटिव करंट नहीं आता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट गलत होते ही एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन ए। और ये तो हमने पढ़ा ही था ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।